नमस्कार, ये है वन इंडिया और हम लोग खड़े हैं चौथे बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के इस व्यापक समारोह में। और हमारे साथ यहाँ पर कई उदीयमान चेहरे जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के छात्र हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और साथ ही साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए बनारस में अभी मौजूद हैं। एक एक करके हम लोग इनसे बातचीत करेंगे, चाहे मुद्दा जॉब्स का हो, चाहे मुद्दा बजट, आने वाले बजट का हो और उसमें छात्रों की क्या उम्मीदें हो सकती है, और साथ ही साथ जो यूजीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उस इक्विटी कमेटी को लेकर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने नाम के साथ हमें बताइए कि BHU में पढ़ना और अपने गांव शहर से यहाँ आना आपको कितना अच्छा महसूस कराता है और संस्थान किस तरह का है? थैंक यू सर। माई सेल्फ आदित्य प्रकाश और मैं अभी मास कॉम डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में मास कॉम की पढ़ाई कर रहा हूँ BHU से। और BHU में पढ़ना बचपन से एक सपना था मेरा। UG भी यहीं से हुआ है और रिसेंटली मास्टर्स मास कॉम से परस्यू कर रहा हूँ सर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और ये हमारे ऐसा ड्रीम था जो अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। ड्रीम बिल्कुल होता है कुछ ना कुछ अच्छे संस्थान से पढ़कर अच्छे जॉब लेने में। विपुल, क्या लगता है जॉब्स को लेकर किस तरह की सिक्योरिटी आपको महसूस होती है अभी यहाँ पर? सर बेसिकली मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे तरीके से किसी सब्जेक्ट्स में स्किल्ड हो और आपको उस सब्जेक्ट्स की प्रॉपर अच्छे से नॉलेज है तो रिगार्डिंग यू विल गेट जॉब्स। और बाकी सर जैसे PM का भी है ना कि हम जॉब्स क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटी दूसरों के लिए क्रिएट करें, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो रिसेंटली अभी मैं मास कॉम कर रहा हूँ और आगे चल के सर सिटीजन जर्नलिज्म में मैं अच्छा करना चाहता हूँ। वांट टू क्रिएट माय ओन मीडिया एंड पॉडकास्ट सेटअप। Absolutely, all the very best, Vipul. Thank you so much for speaking to us. Stay with us. मैम, आपका नाम सबसे पहले और सेकेंडली, विपुल ने जो बात कही कि जॉब का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, अपनी भी जॉब क्रिएशंस की एक फाइन बात आती है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पढ़ने के बाद या जो आप ग्रेजुएशन या वो हायर स्टडीज कर रही हैं, उसके बाद वो रास्ता प्रशस्त होता है? नमस्ते सर, मेरा नाम अपर्णा पांडे है। मेरा अभी अभी मास्टर्स कंप्लीट हुआ है हिंदी डिपार्टमेंट से। अच्छा। सर सरकारी जॉब का तो प्रेशर हमारे घर वालों के ऊपर से होता है, हमारा कोई मतलब ही नहीं होता। हमारा मन थोड़े होता है कि हम सरकारी जॉब करें, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद एक ही चीज़ होता है कि PhD करेंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ से पढ़ के हम लोग अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल स्टार्ट तो कर ही सकते हैं। और आप किस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रही हैं BHU में, और साथ ही साथ क्या लगता है आपको जॉब्स को लेकर जो सिक्योरिटी और सरकार के वादे होते हैं, उसको हमें कितना भरोसे के साथ देखना चाहिए? नमस्कार सर, मेरा नाम ऋचा रमन है और मैं BHU से ही इंग्लिश डिपार्टमेंट से मास्टर्स डिग्री कर रही हूँ। लास्ट ईयर है मेरा भी। और जहाँ तक आपका सवाल है जॉब का, तो मुझे लगता है कि स्किल बहुत ज़रूरी है। और अगर गवर्नमेंट सरकारी जॉब नहीं भी दे रही है या फिर दे भी रही है तो वो स्किल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट आपको बस जॉब फ्री में दे दे। तो स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्किल की बात जब आती है तो मौजूदा सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए कई सेंटर्स भी खोले थे, लेकिन साथ ही साथ CAG की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जो स्किल इम्पार्ट किया जा रहा था उसके जो आंकड़े थे वो काफी हिले डुले हुए थे। उसको लेकर काफी बवाल हुआ था। क्या लगता है मित्र आपको, जब हम लोग जॉब्स की बात करते हैं तो क्या आर वी ऑन आवर ओन, या फिर हम प्रतिष्ठानों से या सरकार से उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सरकार से पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। जी। मेरा नाम आदित्य मणि त्रिपाठी है। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। और जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट से सबको उम्मीद रहता है, मुझे भी उम्मीद है, हमारी जनता को भी उम्मीद है। और गवर्नमेंट काफ़ी ऐसे स्टेप्स ले रही है ताकि स्किल को एम्पावर किया जाए। जैसे कि अगर हम अमेरिका को देखें या फिर कोई ऐसी कंट्रीज़ को, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ को देखें, तो बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हैं स्किल डेवलपमेंट पे। हम भी ऐसा कर रहे हैं, बट व्हाट वी नीड राइट नाउ कि हमारे जैसे जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे BHU, तो हम लोग ट्रेडिशनल कोर्सेज पढ़ रहे हैं। और BHU ऐसे इंस्टीट्यूशंस में मेरा तो ड्रीम था हमेशा से BHU में पढ़ना, और काफ़ी कोर्सेज हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज का जो डिमांड है, आज का डिमांड उसी के हिसाब से सप्लाई भी होनी चाहिए। तो हर इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई पर्टिकुलर जॉब है तो उसके हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब लीगल रेपटो कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग लॉ कर रहे हैं, तो मैं लॉ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब मैं यहाँ से पास आउट होऊंगा 1.5 साल बाद मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे 3 साल तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा एज एन एडवोकेट, और मैं जज की तैयारी नहीं कर सकता। तो मैं एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं
गवर्नमेंट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लिए 3 साल का ये जो कोर्स है, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मेरे पास ना तो कोई स्किल है ना कोई बैकिंग है, सो आई वांट समथिंग कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फार्मूला या फिर कोई बैकिंग मिले, कुछ हमें लीगल फ्रेटर्निटी के लिए कुछ हो जिससे हम लोग 3 साल कुछ कर सकें। और मैं ही गवर्नमेंट से मतलब या फिर सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि इस 3 साल के नियम को हटा दिया जाए। चलिए, एक बदलाव की उम्मीद यहाँ पर बनती है डेफिनेटली। ये जो नियम है, हमने हमेशा देखा है कि साल दर साल बीत जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस काफी पुराने होते हैं, उनकी लेगेसी चलती रहती है, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलता है मित्र, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो पुराने सिस्टम पर चलते रह के, जिससे शायद मैंने आज से 20-25 साल पहले पढ़ाई की थी या मेरे पिताजी ने की थी, उस सिस्टम को अभी भी जारी रखना क्या आपको लगता है सही है? और नहीं, अगर बदलाव होना चाहिए तो किस तरह के? आपके नाम के साथ। जी नमस्ते, मैं हिमांशु पांडे आरा बिहार से हूँ और यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कला संकाय का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, हिंदी विभाग से। तो हाँ, मेरा ये मानना है कि समय के साथ परिवर्तन आवश्यक होता है हर फील्ड में, हर विधा में। और यहाँ पे जैसे कि BHU में क्या होता है कि सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्सेज मतलब बहुत सारे हैं और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है जिससे बच्चों का स्किल इनहेंस हो और मार्क प्रशस्त हो। चलिए, बिल्कुल। एक हमारे साथ PhD स्कॉलर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो BHU से पढ़ाई कर रहे हैं। श्रीमान, अपने शुभ नाम के साथ हमें बताइए, आपने उच्चतम शिक्षा जो है BHU से प्राप्त की है, क्या लगता है आपको कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अभी बच्चों की, स्टूडेंट्स के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? जी नमस्कार, मैं रंजीत कुमार राय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग का शोध छात्र हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। अगर शिक्षा और इंस्टीट्यूशन की बात करें कि इंस्टीट्यूशन की जवाबदेही या छात्रों को जॉब के लिए तैयारी करने की बात हो, तो आजकल देखेंगे तो पुराने ढर्रे से जो चले आ रहे हैं जो कोर्सेज, उसको अगर रेगुलेट किया जाए, रियल टाइम एनवायरनमेंट में थोड़ी सी उसमें बदलाव किया जाए, बच्चों को इंटरेक्टिव लर्निंग सिखाया जाए और जॉब ओरिएंटेड कोर्स, एक कोर्स के साथ ही उन्हें रियल टाइम एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग देने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर ये स्टेज फियर होता है और सिर्फ डिग्री लेना और साक्षर हो जाने से ही नौकरी नहीं मिलती है। आपको स्किल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको स्किल अपने अंदर बनानी पड़ेगी और अपने आप को उस लायक तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आज मीडिया इंडस्ट्री है या लॉ इंडस्ट्री है, से बहुत सारे संभावनाएं खुल रहे हैं, लेकिन आप तब उसके लिए काबिल माने जाएंगे जब आपके अंदर स्किल ओरिएंटेड होगा। स्किल बड़ा इंस्टीट्यूशन आपको एक लॉन्चिंग पैड दे सकता है, पर मार्केट में सर्वाइव आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल से ही कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस मानसिकता से, जिस वजह से आप किसी संस्थान में किसी पर्टिकुलर विषय की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसके प्रति आपका रुझान पहले से होना चाहिए। मित्र, आपका शुभ नाम और साथ ही साथ आप हमें बताएं आपका एक्सपीरियंस BHU में कैसा रहा है। और दूसरी बात यह है कि कई सारी ऐसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं, चाहे वो UGC का मामला हो या फिर छात्र के अधिकारों का मामला हो, हॉस्टल्स का मामला हो, उसको लेकर भी काफ़ी गहमा-गहमी चलती रहती है। कैसे देखते हैं उसको? सर, मेरा नाम अंकित राय है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ भगवान दास छात्रावास में रह रहा हूँ और अभी मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। सर, आप UGC का मुद्दा उठाया, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि सरकार किस पैमाना देख करके हमें ये तय कर दी कि हम शोषक वर्ग हैं। सरकार ने खुद ही सर्टिफिकेट ये दे दिया कि हम शोषक वर्ग हैं। ये हमें पता नहीं चला ये कब हम बन गए शोषक वर्ग। और ये हमें समझ में नहीं आया कि जो सबसे ज़्यादा जो SC ST का जो मामला होता है उसमें केस देखिएगा तो सबसे ज़्यादा केस OBC पे हुआ है और OBC को ही उसमें रखा गया है। आप यही सोचना पड़ेगा कि अगर OBC शोषण करता है SC ST का तो उसमें क्या होगा। जनरल को तो हम शोषक मार दिए, वो सरकार ने हटा दिए हैं, वो OBC का क्या होगा। OBC पर ही तो सबसे ज़्यादा SC ST का वो है लगा हुआ। तो इसीलिए हम पूछना चाहते हैं सरकार से, सरकार क्या सोच करके की। दूसरा मुद्दा हॉस्टल का, तो हॉस्टल्स में सर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी एक बेसिक नेसेसिटी जो है हमें मिल रही है। फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं और कहना चाहते हैं विश्वविद्यालय से कि उसको और बढ़ाया जाए। और एक और हम आपके माध्यम से विश्वविद्यालय को ये कहना चाहते हैं कि हमारे फैकल्टी में जो प्लेसमेंट है ना बहुत कम है। देखिए, सरकार ने जो हम लॉ फैकल्टी से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो तुरंत कह दिया कि एक झटके में कि 3 साल प्रैक्टिस करिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम पहली बार लॉ कर रहे हैं, हम यहाँ से निकलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कौन हमको वकील अपने पास रखेगा। भले हमारे पास स्किल्स हो, लेकिन ये मार्केट में सब जानते हैं कि जो पहला जनरेशन वाला जाता है उसको दबाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे विश्वविद्यालय, अगर हमको प्लेसमेंट सेल जो है वहाँ का, अगर ये और बढ़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट्स दिलाए तो हमारे साथ ये चीज़ अच्छा हो सकती है कि मैं वहाँ से निकलते
एक अच्छा या कुछ सैलरी जो है अपने हैंड में ले पाऊँ और आगे चल के मैं प्रैक्टिस करके जज का भी एग्जाम दे दूँ। तो मेरा ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि विश्वविद्यालय को कि प्लेसमेंट सेल हमारा ये मजबूत करे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अपने आपने स्पष्ट तरीके से आपने अपनी बात भी रखी। मित्र, आपका शुभ नाम क्या हुआ और बजट भी आने वाला है, उसमें छात्रों की, स्टूडेंट वर्ग की क्या उम्मीदें आपको लगती हैं हो सकती हैं? नमस्कार, मेरा नाम गौरव पांडे है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग का छात्र हूँ। आपका सवाल है कि बजट पे स्टूडेंटों को, तो जैसा कि हमेशा से देखा जा रहा है कि अपने एजुकेशन पे 18% का जीएसटी लगा हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि बड़ी-बड़ी गाड़ियों पे, बड़े-बड़े जो भी महंगी चीज़ें हैं उन पे जीएसटी लग जा रहा है। एजुकेशन पे जीएसटी कम होनी चाहिए ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी कम है, तो वैसे ही एजुकेशन पे भी जीएसटी कम होनी चाहिए ताकि हम लोगों को और फ़ायदा मिले। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए, एक मुद्दा जो है यहाँ पर जो बार-बार सामने आ रहा है, एक तो स्किल का है, दूसरा प्लेसमेंट और तीसरा ये जो अचानक से यूजीसी का मुद्दा पूरा का पूरा उछलता हुआ नज़र आया। जिस तरह से कई विवादास्पद बयान भी दिए गए और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की नीति जो है उसको लेकर अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है और उस पर सरकार ने अभी तक कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं रखी है। आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर यूजीसी, आप लोग गाहे-बगाहे आपकी यूनिवर्सिटी में इसकी बातें चलती तो रहती होंगी, जो नए नियम आए हैं। किस तरह से उसको आप देखते हैं? उसमें कमियां हैं तो कैसे, और अगर नहीं उसकी ज़रूरत थी तो क्यों? सर, ये जो नया बिल आया है, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। एंड ऑफ द डे मेरा ये मानना है कि सर, इक्वालिटी किसी भी कैंपस और ये इस इरा में इंडिया जो राइज कर रहा है, अब जैसे आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटमेंट दिया कि हम वापस से फिर वो जातिवाद और बाकी चीज़ों की ओर पीछे जाएंगे, तो ये कैंपस के लिए अच्छा नहीं था सर। और जैसे मैं अपना बताऊं, हम कैंपस में हमने कभी, हमारे साथ के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश के जगहों से लोग आते हैं, तो हम लोग कभी इस प्रकार की हमारी बॉन्डिंग नहीं है। अगर मैं खुद अगर अपने रूम पार्टनर की बात करूं तो वो SC ST से है, बट हमने कभी इस तरीके से वो नहीं किया। और हमारी बॉन्डिंग ऐसी है कि हम एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें अच्छा आगे चल के अपनी कंट्री के लिए काम करना है। तो मेरे हिसाब से सर, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी अच्छा था और ये सराहनीय निर्णय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार से आती हैं, जी। वहां से यहाँ आने के बाद आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा जो अक्सर बिहार की एक जातीय व्यवस्था की जो एक पहचान थी चुनावों में और कई सरकारी कार्यों को क्रियान्वित करने में भी, यहाँ पर भी जब आप यूजीसी की बात सुनती हैं विश्वविद्यालय में, कैसा लगता है? जी सर, मुझे लगता है कि ये जो SC ST और OBC है, इन सबको छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा शोषित हम बिहारी ही हैं। क्योंकि पूरे राज्य में अगर हम कहीं चले जाएं तो हमें लोग, अगर हम बोल दें कि आप कहाँ से आती हैं, तो बिहार से आते हैं, तो एक अलग ही उनका नज़रिया हो जाता है कि अरे ये तो बिहार से, ये तो वही मजदूरी करने वाले लोग अभी हैं। भी वैसी है मनो हाँ, अभी स्थिति? मानसिक तो नहीं, किसी का मानसिकता तो नहीं चेंज कर नहीं सकते बदला है। हम। अच्छा। अभी धीरे धीरे नीतीश जी आए हैं तो धीरे धीरे अब कीचड़ से निकालना है, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा है, कमल भी लेकिन खिला है कीचड़ में वहाँ। हाँ, कीचड़ में नहीं, वो कीचड़ में तीर भी तो मारे हैं बहुत टाइम से, तभी कमल खिल रहा है अभी। जी जी जी। तो अभी यूजीसी का है, तो यूजीसी का नियम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे कि खराब था, लेकिन थोड़ा था कि उसका विरोध हम लोग कर रहे थे, क्योंकि हमारे भाई जो है वो अभी 12th के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा गर्म खून होता है वो 12th के बच्चों में ही होता है जो आगे जाते हैं। अब उनके बीच कोई कुछ भी बोल देता है तो वो तो तुरंत रिएक्ट करेंगे उस चीज़ पे, जी। तो ये चीज़ें गलत थी। बस यही था कि उसमें संशोधन कर दें और कुछ नहीं था। और वैसे आरक्षण तो खत्म ही कर देना चाहिए। EWS के टाइम भी बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं था हमारा, जी, तो जी। सारा आरक्षण खत्म करके एक अब विद्यालयों में क्या ही। बिल्कुल। आप लोग वो पौध हैं जो अब निकल कर मेन स्ट्रीम सामाजिक सेटअप में आएंगे और उनका विचार जानना बहुत जरूरी होता है। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या सवर्णों, अगड़ी जातियों, पिछड़ी जातियों के बीच में जो डिवीजन एक तरीके से क्रिएट किया जा रहा था उस इक्विटी कमेटी के द्वारा, वो कितना जायज था कि नहीं? साथ ही साथ ये पूरी की पूरी सामाजिक जातीय व्यवस्था जो अभी भी बहुत ही मजबूती के साथ चल रही है, इस पर चर्चा करते हैं। आप इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर्स की स्टूडेंट हैं। इंग्लिश लिटरेचर का मैं भी बैचलर्स में स्टूडेंट रहा हूं और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कम ही इंडियन राइटर्स की पढ़ाई अंग्रेजी साहित्य में होती है, जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं वहां से ग्रेजुएट हुआ था तब की स्थिति थी। अभी जब आप कई विदेशी राइटर्स को पढ़ते हैं और वहाँ के जो अपने उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी लिखा है, अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, आपको लगता है कि कहीं वो एक बेहतर सेटअप था जहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र कहीं नहीं होगा, या था ऐसा? मुझे लगता है कि
जैसा कि आपने बताया, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगर एक वर्ड ले तो कास्ट के बेसिस पे हमारे इंडिया में ज़्यादा फेमस है कि हाँ, इंडिया में कास्ट के बेसिस पे आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाए तो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं कि हाँ, कास्ट के बेसिस पे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन आज भी हो रहा है, ये बात उन्हें नहीं पता है। और रही बात हम जो फॉरेन बुक्स में पढ़ते हैं कि वहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे है कि नहीं, किताबों में वो लिखते हैं कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे जैसे कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो रेसेस में ज़्यादातर हो रहा है, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे कि वाइट एंड ब्लैक के बीच में हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे राइटर्स ने, हमारे ब्लैक राइटर्स भी हैं, हमारे वाइट राइटर्स भी हैं, उन लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं किताबों में। तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है, बस उसके कैटेगरीज अलग अलग है। चलिए, थैंक यू। आप उदीयमान लॉयर हैं और बजट आ रहा है, उसमें जिस तरह से छात्रों को समस्याएं रहती हैं, उनकी जो उम्मीदें रहती हैं, बीएचयू की अगर हम बात करें, तमाम हजारों लाखों विद्यार्थी बाहर से आते हैं, दूसरे देशों से भी आते हैं। आपको क्या लगता है कि संस्थान ऐसा क्या कर सकता है, सरकार से ऐसी क्या मांग रखी जा सकती है जिससे कि आप लोगों का पढ़ाई और आप लोगों का रहन यहाँ पर जो है रहना सहना वो अच्छे से हो? देखिए, बीएचयू इस मामले में अन्य यूनिवर्सिटियों से बहुत बेहतर है, क्योंकि ये एशिया की लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। तो रहन सहन का तो मतलब रहने का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि और अभी भी देखें आप जाके बीएचयू में तो काफी सेंटर्स बन रहे हैं, काफी हॉस्टल्स बन रहे हैं, बल्कि हमारा ही हॉस्टल रेनोवेट होने वाला था, तो हमें तो ये लग रहा था कि हम लोग को इस बार हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन मिला। और बाकी जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो हम देखेंगे इस साल के बजट में शायद 6.5% सर्च हुआ है पिछले साल के बजट से। तो इस साल के बजट में अगर बीएचयू ये कर सकता है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, कि एक प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले, जिससे क्या होगी, और डिपार्टमेंट्स बनाए कि हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे वहाँ आए और कंपनीज को प्रमोट करें, कंपनीज को बुलाएं, ताकि कंपनीज आए, कंपनीज आएंगी तभी प्लेसमेंट्स होंगी। अगर कंपनीज नहीं आएंगी तो फिर हम लोग का क्या होगा? मतलब बच्चों को, मेरे हिसाब से तो कंपनीज के लिए वो एक प्लेसमेंट सेंटर खोलना चाहिए। सरकार ने अक्सर इंटर्नशिप प्लान, मुझे याद है पिछले बजट में जिक्र किया था, स्टार्टअप्स का जिक्र आया था, उसको लेकर किस तरह से आपको उसका कोई जीता जागता उदाहरण नजर आया इंटर्नशिप का, या कोई ऐसे लोग जो लाभान्वित हुए हों उनसे, उस प्लान से? वैसे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस मामले में थोड़ा पीछे है, और मतलब प्लेसमेंट और इंटर्नशिप मतलब यहाँ पे बाकी सभी विश्वविद्यालयों के मुकाबले में कम होती है। अच्छा, तो इस पे ध्यान देना चाहिए विश्वविद्यालय। ठीक है। आप जब यहाँ पर पढ़ाई के दौरान जिस तरह से आपने एक्सपीरियंस किया, आपको क्या लगता है कि जो ओवरऑल स्टूडेंट्स की जो एक रिप्रेजेंटेशन है पूरी कंट्री में, और मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दक्षिण भारत में भी हमने एक समय था जब हमने तेलंगाना के विश्वविद्यालय में भी हमने देखा था, बहुत ही बवाल मचा हुआ था, उन सब चीज़ों को लेकर भी आपको क्या लगता है, स्टूडेंट्स अभी जो हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं या दिग्भ्रमित हो जाते हैं? आर दे इजिली मिसलेड, या फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी कर पाते हैं? आपने जो तेलंगाना का जिक्र किया है, शायद आपने रोहित वेमुला वाले केस का जिक्र जी किया है। जी। तो उस तरह की जो चीजें हैं स्टूडेंट को लेकर के, अभी जो यूजीसी के मैटर में आप देखिए, स्टूडेंट दो फाड़ में है। एक स्वर्ण एकता मंच कुछ छात्रों ने बनाया हुआ है, और फिर ओबीसी कुछ और SC ST ने। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी, और जब हम बात करते हैं युवा भारत, शिक्षित भारत, और इनके दम पे हम विश्व गुरु बनने की सपना देख रहे हैं या विकसित भारत बनने की सपना देख रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य सा लगता है कि जब हमारे देश का युवा पढ़ा हुआ शिक्षित है और आज भी वो आरक्षण पाने के लिए या आरक्षण के समर्थन में धरना दे रहा है। हम सामान्य जाति के जो बच्चे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समानता समरसता की बात करने में, इस अधिकार के अंदर आप देखेंगे तो पहले से ही निर्धारित कर दिया गया कि सवर्ण जाति को ऑब्जेक्शन करने का अधिकार नहीं है, या उसे शोषक मान लिया गया है, शोषण मान लिया, शोषण करेगा। तो इसमें ओबीसी और दलित समाज के बच्चों को भी आगे आकर के इसका विरोध करना चाहिए, और कहना चाहिए कि इसमें वो चेंजिंग लाना चाहिए जिस चेंजिंग की मांग की जा रही है। और छात्रों की, जैसे आपने बात किया कि धरना प्रदर्शन या छात्र सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आज के डेट में छात्रों की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है या फिर जो राजनीतिक पार्टियों की जो एजेंडा सेटिंग के तहत जो छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। यूजीसी में एक छात्रों का जो विरोध का ही मैटर था, तो वो एक यूजीसी का मैटर था, लेकिन कहीं ना कहीं इस विरोध को सरकार के विरोध से जोड़ा जा रहा है। जी। और यह निरूपित किया जा रहा है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे मोदी जी और अमित शाह का नाम, लेकिन ऐसा नहीं। वो एक
यूनिवर्सिटी के अंदर एक नियम लाया गया है, अगर विरोध हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका है और एक कमेटी बैठेगी और विचार विमर्श करके वो दूर किया जाएगा। बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। छात्र का हित नहीं होगा। बिल्कुल। और थोड़ा सा सर आपको मैं एक बिहार पे आपने साथी छात्रा से बात किया था तो उन्होंने बोला कि बिहारी होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या अभी भी ऐसा सुनना पड़ता है, पर हम लोग, मैं भी बिहार से हूँ, मेरी जन्मभूमि बिहार है और मेरी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश से, मैं यहाँ पढ़ा हूँ और यहाँ काम करता हूँ। और हम लोग उस बिहार से हैं जहाँ डूबते सूरज को पूजा की जाती है, और आप बिहारी हैं और आपके साथ डिस्क्रिमिनेट होगा या आपको वैल्यू होगा, वो आपके आचरण और व्यवहार पे डिपेंड करता है। मैं पत्रकारिता किया हूँ 4 साल तक, आज शोध छात्र हूँ और तमाम जगहों पे भी हम लोग जाते हैं, और अगर वहाँ कुछ अच्छा करते हैं या अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो ये सुनने को आता है कि अरे ये बिहार का है इसलिए अच्छा कर ले रहा है, क्योंकि बिहार ज्ञान की राजधानी रही है और बहुत समृद्ध रहा है ज्ञान के क्षेत्र में। उसी बिहार से गौतम बुद्ध की बात हो, महावीर की बात हो, या तमाम तरह के जो बौद्धिक परंपरा की बात हो, विरासत की बात हो, उसने बिहार ने दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात रखी। देखिए, बिहार की चर्चा पिछले बजट में जरूर हो रही थी क्योंकि बिहार में चुनाव थे और ऐसा कहा जा रहा था कि वो बजट भी था जो बिहार का बजट माना जा रहा था। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो जिन राज्यों में चुनाव होता है, अगर उसी के साथ साथ बजट हो, जैसे इस बार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये 2 ऐसे बड़े राज्य हैं, हालांकि 3 और राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार इसको ध्यान रखती है कि जो जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है उसको हम फायदा पहुंचाएं? पहली बात तो ये, और दूसरा, सरकार की नीतियों का विरोध करना, क्या सरकार का विरोध करना होता है? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो बात सच है कि जब जहाँ चुनाव होता है वहाँ सरकार कोशिश तो करती ही है कि बजट में उन्हें लाभ दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, जिससे जनता जान पाए कि सरकार किसी अन्य स्टेट्स के लिए नहीं बल्कि उस स्टेट के लिए भी काम करती है। ये तो 5 साल भी तो कर सकती है जब वो सरकार रहती सर है। देखिए, कहते हैं इस राजनीति में लोग जो काम तुरंत करते हैं वही याद रहता है, जो 5 साल के बाद जो काम गिना नहीं पाते हैं लोग, आदमी का याददाश्त कम है। तो इसीलिए आप देखिए मोदी जी के, मोदी जी कोई भी काम करते हैं, स्टिक वाला काम जब जीतते हैं तभी कर देते हैं, जब चुनावी लाभ वाला काम होता है वो चुनाव के टाइम करते हैं। ये भी उनका रणनीति है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। अच्छा। और आप जो दूसरी बात कहे थे कि सरकार की नीतियों का विरोध सर, करना। ये तो गलत बात है सर। सरकार, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सरकार की आलोचना सर, ये तो कॉमन चीज़ है सर। अगर इस पे कोई कहता है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना सरकार का विरोध है तो ये बहुत गलत बात है। ये सरासर गलत बात है कि अगर हम ये कह दें सरकार बनी है, अगर कुछ कर रही है तो हम विरोध कर रहे हैं, तभी हमें पता चलेगा कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हम उसका विरोध कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डिक्टेटर हो गया सर, डिक्टेटर हो गया। बिल्कुल, ये ऐसा एक दौर चल गया था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा दौर चल गया था जब अगर आप उन नीतियों का खंडन करते थे तो आपको कहा जाता था कि आप भारतीय नहीं, आप पाकिस्तान चले जाइए। लेकिन ये बात बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स में ये बात काफी स्पष्ट है कि अगर सरकार की नीतियों पर वो कुछ कमेंट या टिप्पणी कर रहे हैं तो वो नीतियों पर कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ नहीं है, वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं। और इसी बात को लेकर मुझे लगता है ये जो यूजीसी का मुद्दा रहा है इस बार, उसमें जब 2 स्टूडेंट गुटों में अगर झड़प हो जाती है, मान लीजिए बीएचयू में या कई अन्य संस्थान में, तो बड़ा अटपटा लगता है वो कि अचानक से ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स एक दूसरे के गले में हाथ डालकर घुमा करते थे उनमें भी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही और चर्चाओं के लिए और स्टूडेंट्स से जुड़े हुए मुद्दों को देखने, समझने और अपनी बात रखने के लिए वन इंडिया के साथ आप बने रहिए। कैमरामैन बंटी के साथ मैं पंकज कुमार मिश्र, बीएचयू के इन उदीयमान छात्रों के साथ वन इंडिया के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.